मारूथल में बहा दरिया। ठाकुरा ठाकुरा दरवाज़ा खोल। ये एक सांस में कही गई घबराई हुई सी आवाज़ थी। बाऊ बसंत सिंह लगता है, कह के भाया फुर्ती से बाहरी दरवाज़ा खोलने गया और जाते जाते कह रहा था, मुँह अंधेरे, कभी आगे ना पीछे, खैर होवे। ठाकुरा, जीत ने रात संख्या खा लिया, तुझे बुला रहा। रत्ते के हाथ से हींग लेके जल्दी से आ जा। बाबे ने वेहड़े में घुसते हुए रूहानसी जुबान में रुक रुक के कहा। साथ ही उसकी धाड़ें निकल गई और बुक्कल मारी हुई लोई से आंखें पोंछने लगा। हमारे मुंह उड़ से गए। रात को नहीं बताया गया। भाइये ने तलखी से नहोरा मारा। बाऊ बाबे को जैसे सुनाई ही ना दिया हो। उसने फिर नाक में बोलते हुए कहा, ठाकुरा जल्दी पहुंच फिर, मलकीत कौर भी कल की मैके गई हुई है। मैंने देखा कि बाऊ बाबे के पैरों में रबड़ की जूती पे तरेल से धूल की एक मोटी तह जमी हुई थी। एक परत उसके मुंह पे थी, जो उदासी और लाचारी के खिलाफ बन के चढ़ी हुई थी। कौन नाकाम किया मूर्ख ने? भाइये ने ये बोल हौले से बोले। बाऊ बाबा आने से पहले ही उठ के चल दिया, पर थोड़े दिन पहले बीती बात यकदम मेरी आंखों के आगे घूमने लगी। ताया जीत उस दिन हमारे पिंड और अपने पिंड सोहलपुर के बीच बरसाती नालों के लिए नए नए लगे बंद के साथ की तिरछी सी कतर में हल चलाता था। उसने लाड भरे बोलों में कहा था, गुड, और परेन समेत अपना दायां हाथ हवा में हिला के इशारा किया था। जब मैं पास गया तो उसने हल खड़ा करके मेरा झुग्गा और कच्छा जबरदस्ती उतार के मरखन्ने बैल के सींग पर टांग दिया और हंसते हुए कहा था, खुद ही उतार ले अब। मैं रोने लगा था। मैं कभी एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे ले जाकर अपना नंग ढकने की कोशिश करता। मैं जितना ऊंचा रोता ताया उतना ही ज्यादा हंसता। उसके चौड़े दांतों की निचली ऊंची कतार काली दाढ़ी और मूंछों के बीच जचती थी। आखिर ताई को उच्चू लग गया और उसका भरवा और सूखा चेहरा लाल हो गया था। ले ये परेन के साथ उतार ले। ताई ने बैठ के मुझे बाहों में लेके बहलाने के तौर पर कहा। उसे पता था कि मैं उस काले सफेद बैल से बहुत डरता हूँ, क्योंकि वो मरखन्ना सींग मार देता था। हमारे पिंड से खरीदे वेड़े से भिड़ते हुए उसका एक सींग बीच में से टूट गया था और उसमें से निकली छोटी सी कुल्ली पे 1.5-2 महीने पट्टी बांधी जाती रही थी। मेरा बुस करना जारी था कि बड़े बाबे अर्जुन सिंह, ताई के चाचे बाबे ने दूर से ही फौजी रोब वाला डपटा मार के कहा, शर्म कर कुछ, बतेरा मशकोला हो गया। फिर ताई ने फटाफट कपड़े सींग से उतार के मुझे दे दिए थे। इतने में ताई शाम के वक्त का भत्ता लेके आ गई थी और साथ के खेतों में काम करते भाइया, बड़ा बाबा और छोटे बाबा आ गए थे। जब ताई को पता चला तो वो ताई को घूरती हुई मुझे अपने साथ घर ले गई थी। मेरे इन ख्यालों की डब्बों की तरह जुड़ी रेलगाड़ी तब रुकी जब भाइये के मुंह से ओह तेरी निकला। जल्दबाजी में साइकिल कोठड़ी में से निकालते हुए भाइये के दाहिने टखने से जरा ऊपर टांग की हड्डी पे बिना पैडल वाली कुल्ली जोर से लग गई थी और उसके मुंह से सहवन ही पर निकल गया था। तेजी के आगे टोई ही रहते हैं साले। भाइया हवा से भी तेज साइकिल भगा के सोहलपुर पहुंचना चाहता था। भाइये के चेहरे पे चिंता फिक्र ने जैसे अपना कब्जा जमा लिया था। उसने ताई वाली वलायती साइकिल को चौखट से बाहर करते हुए पीछे को मुंह करके हमें हुक्म दिया, आज स्कूल से छुट्टी कर लेना दोनों जने। थोड़ी देर बाद हम दोनों भाई रोटी टुक खा के सोहलपुर को चल पड़े। मेरे दिल में कई डरावने ख्याल आ रहे थे। चलते चलते बीच में कपकपी सी चढ़ने लगती और दिल की धड़कन तेज और ऊंची हो जाती। बंद पे सांपों की लकीरें देख के मैं और डर गया। दोनों बाबू के चेहरे लटके हुए थे। उनकी निगाह रास्ते पे थी। वो आपस में कम ही बात कर रहे थे। जो बात करते भी तो बस इतनी, दोपहर ढल चुकी है, ठाकुरा अभी तक नहीं आया। बाऊ बाबे का एक पैर अपने बेटे जीत की चारपाई की तरफ तो एक बाहर की तरफ उठता। उसे जैसे चैन नहीं आ रहा था और नाक से पानी बह रहा था। थोड़ी देर बाद एक सफेद कार आई। भाइया और एक ऊंचा लंबा मोटा गोरा निछोह सफेद दाढ़ी वाला सरदार बाहर निकले। वो सीधे ताई की चारपाई के पास गए। अब दोनों बाबे भी एक उम्मीद के साथ पास खड़े थे। सरदार सैया, पैसे जितने मर्जी लग जाएं, परवाह नहीं, लड़के को बचा लो। बाबा अर्जुन सिंह ने मिन्नत की। बाऊ बाबा उन सबके मुंह की तरफ देख रहा था
और बेबसी की झलक उसके मुंह पे साफ दिखाई देती थी। वो ताई की चारपाई के पास जमीन पर बैठ गया। डॉक्टर ने ताई की छाती पे बार बार टूटी लगाई, जिसके सिरों को उसने कानों में अपनी सफ़ेद पगड़ी नीचे खिसका के लगाया हुआ था। फिर उसने ताई को दवा दी, जिससे उसको उल्टियां आ गईं। उसके बाद पुड़ियों पर टीके लगाए। सरदार सैया, तुम्हारी कार में भोगपुर या जालंधर ले चलते हैं, बड़े बाबे ने फिर मिन्नत की। इस दौरान डॉक्टर ने भाइये को एक तरफ ले जाके कुछ कहा। दोनों बाबों के चेहरे और फक हो गए। वो अडोल बेजान से बुत बने खड़े थे। लगता था जैसे उन्हें खुद कुछ नहीं सूझ रहा था और डॉक्टर ही उनके लिए रब बन गया था। वाहिगुरु पर भरोसा रखो, मैंने दवाई दे दी है, बाकी उम्र तो ऊपर वाले के हाथ में है। डॉक्टर ने कमीज के नीचे अपना गातरा ठीक करते और कार की तरफ जाते हुए दोनों बुजुर्गों को दिलासा दिया। पलक झपकते में कार धूल में गुम हो गई, जिसका पीछा मेरी निगाह कितनी ही दूर तक करती रही। मेरे ख्यालों में पल भर को ताये की नाजुक बनी हालत जैसे इस धूल मट्टी में खो गई हो। हवेलियों के पास की छपड़ी की दूसरी तरफ घर को जाती गली में दोपहर से पहले की बैठी दादी राव ने मुझे हाथ से अपने पास आने के लिए इशारा किया। क्या कह के गया डॉक्टर? कहता है उम्र तो ऊपर वाले के हाथ में है। दादी हौके भरती हवेली की तरफ को पलटी, पर उससे 2 कदम भी ना उठे, जैसे टांगें जवाब दे गई हों। वो कलेजा पकड़ के वहीं फिर बैठ गई। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। बहू बाबा और मैं फिर ताई की जगह जगह की हुई टट्टी पे मिट्टी की मुट्ठियां भर भर के डालने लगे। बहू बाबा के हाथ कांप रहे थे। वो हौले हौले जैसे अपने आप को सुना के बोलता, सारा अंदर कट गया, अब तो निरी चर्बी उगलने लगा है। ठाकुरा, मुझे बचा ले, गलती हो गई। ताई ने चारपाई पर मरोड़े लेते हुए अपनी बेबसी जाहिर की, तो हमारी नजरें फिर ताई की चारपाई पर जा टिकी। बाऊ बाबे की आंखों से पानी यूं बह चला जैसे आड़ का नक्का टूट गया हो और पानी ने जैसे किसी मोटे पत्थर को खोरा लगा लिया हो। तेरे पास ही हैं सब, हौसला रख, भाइये ने जैसे बड़ी हिम्मत इकट्ठी करके कहा हो। फिर उसने दूसरी तरफ मुंह करके अपनी पगड़ी के लड़ से आंखें पोंछी थी। ठाकुरा, मैं मर जाऊंगा, बचा सकता है तो बचा ले, पर उसे मेरे पास ना आने देना। ताई ने पल भर को रुक के फिर कहा, तू मेरे पास से चला गया तो मैंने कुएं में छलांग मार लेनी है। जीत, हौसला रख। भाइये पास जैसे ताई से भी बढ़ के लफ्ज़ों की कमी हो गई थी। उसने अंदर से निकल के बाबा अर्जन सिंह को बताया, मुझसे टूटते हुए देखा नहीं जाता। संगतरी रंग बदल चुका सूरज छलांगे मारता हुआ छुपन छुपन कर रहा था। परिंदे अपने घोंसलों की तरफ उड़ाने भरने लगे थे। भाया कुएं से पानी पी के मुड़ा तो ताया दूसरी चारपाई पे अपनी कमर वाली चादर ओढ़ के सो रहा था। उसने पूछा, जीत, क्या बात, इधर लेट गया? ठाकुरा, बस है अब। जीत, ऐसा न कह, रब। मलकीत कौर से मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना कि गलती। ताई ने जैसे अपनी सारी ताकत इन बोलों पर लगा दी हो। ताई से भाइये का कस के पकड़ा हाथ आप ही ढीला पड़ के छुट गया। पास खड़ा बहू बाबा धाड़े मार के रो पड़ा। एक अलालपुर बैठा है, दूसरा विलायत में। मेरा तो यही था सब कुछ। बहू बाबे ने अपने बेटों को याद किया। वो डगमगाता था और फिर ताई की चारपाई के पास बैठ के जार जार रोने लगता। दोनों बाबों का हाल सुनते ही दादी दुहत्थड़ मार मार के अपनी छाती पीटती आ गई। अब उसकी टांगों में पता नहीं कैसे जान पलट आई थी। वो केरने डालती, बैन करती हुई ताई को यूं पुकार रही थी जैसे सोते को जगा रही हो। दादी को बिलक बिलक के रोते देख के मेरा रोना फिर निकल गया। अब पंछी अपने घोंसलों में जा छुपे थे। उतरता हुआ अंधेरा सबको अपनी बुक्कल में छुपा लेने के लिए बेताब हो रहा था। इस दौरान चीन की पीतो और लंबड़नी नन्ही आके ऊंचा ऊंचा रोने लगी। खुरली पे बंधे जानवरों ने अपने मुंह रोने पेटने की आवाज़ों की तरफ उठा रखे थे। यूं लगता था जैसे उनको किसी अनहोनी के होनी में तब्दील होने का एहसास हो गया हो। भाइये ने हम दोनों भाइयों को बुला के कहा, तुम पिंड को चलो, मैं भी आता हूँ। पास खड़ा बाबा अर्जन सिंह कह रहा था, ठाकुरा, मुंह अंधेरे उठ के कठार जा। मिल्कीत कौर से कहना कि जीत बहुत बीमार है,
अपने भाई को साथ लेके आ जावे। उसके भाई को औट में समझा देना कि मकान दिन चढ़े आ जावे। जाते हुए अपनी बहन और बुआ को सलाला बताते जाना। नड़ोए से मुड़ते हुए मैंने देखा कि छोटे से पिंड का बड़ा सा रास्ता जान पहचान वालों और ताई के दोस्तों से भरा हुआ था। सोग की यह घटना 1965 की दिवाली से 20-22 दिन पहले की थी। चाहे अब ताई का भोग पड़ चुका था, तब भी हमारे घर उसकी बातों का ना रुकने वाला बहाव जारी था। भैया फखर से कहता, जीत जैसे बंदे कहीं घर घर में पैदा होते हैं। एक बार हम हवेली में खड़े थे तो जीत के दिल में पता नहीं क्या आया, मुझे बांह से पकड़ के खली के पास ले गया और कहने लगा, ठाकुरा, इस वक्त हमारे पास पगड़ियां नहीं, आ तू भी गोके के पिंडे पे हाथ रख ले आज से हम भाई बन गए हैं। फिर घर जाके चाहत से मिल्कीत कौर को बच्चों की तरह बताने लगा, ठाकुरा आगे से साइकिल, पैसे या कोई चीज मांगे तो ना नहीं करनी, अगर की तो मुझसे बुरा कोई नहीं, अब हम भाई बन गए हैं। भाइया जरा सा रुक के फिर बताने लगा, एक बार हवेली आके मिल्कीत कौर ने मुझसे कहा, भाइया जी, पता चला है कि बरामी मेंढों के घर बैठे पी रहे हैं, आ जरा। मैंने फटाफट साइकिल उठाई और जाके हाँक लगाई। जब गेट पे आया तो मैंने कहा, हर दो लानत है तुझ पर, आज यहाँ पी रहा, कल को तेरे घर भी आवेंगे ये लोग। फिर क्या था, चुप करके वहीं से मेरे साथ चल पड़ा। और बताऊं, भाइये ने और बताने की इच्छा से पूछा। एक बार पैने पीते तोखी सवाज पोरिये ने मुझे डपट के उल्टा सीधा बोला। जीत उठ के उसे पड़ गया। जो बादू बोला तो देख लेना, ये मेरा भाई है, तुझे जाना है तो चला जा। तलबंडी वाले सुच्चे ने भी एक बार चमार कमीन कह के कुछ बोला था तो जीत ने उसी वक्त उसकी लापरवाह कर दी थी। भाई के पास ताई से जुड़ी यादों का एक उमक भंडार था। रात को रोटी खाने के वक्त वो ताई के बारे में कोई ना कोई बात छेड़ लेता। जब अवतार का ब्याह था तो मानक ढेरी वाले बाबा फुलके बनाते बनाते चाचे से कहने लगा कि ठाकुरा तवे तले बालन डाले जा रहा है। चाचे ने अच्छा ठोक के जवाब दिया, इसके हाथों वाले बालन से जहर चढ़ता है। ऐसे ही ज्ञानों कहे कि खाने पीने वाली सारी चीजों में ठाकुरा हाथ डाले जाता है। दारो ने फिर कहा, फिर शर्म कर कुछ, तू है तो हमसे बड़ा, हमें जो बोतल मिलनी है वो भी नहीं मिलेगी इस तरह। सारा कुछ ठाकुर के हाथ में है। फिर ज्ञानू बोला, अच्छा जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं पूछता पूछता रह गया कि 2 दिन पहले खंड पाट पे जट्टों चमारों के घरों से लस्सी इकट्ठी करके चाटियां भर के हम लाए थे माधोपुर से। उनको एतराज नहीं तो तू बीच में काहे को घड़म चौधरी बने जा रहा है। भाइया फिर जैसे दुख से बताता, दिन तो जैसे तैसे मुंह तू लग के गुजर जाता है। छुटपुटा होता तो यूं लगता है जैसे जीत मेरे साथ साथ हो। रात को सवेरे तक नींद नहीं आती, जो आती है तो सपनों में जीत बंद के पास की पपीही में साइकिल की घंटी खोल के बाड़ा खुद पीता और एक मुझे देता है, कहता है, चल उठ बकरे बुलाएं, तू ना घबरा, मैं जो तेरे साथ हूं। भाई की बातें सुनने के दौरान मेरा मन रात के अंधेरों को चीर के ताई के घर की उड़ाने भरता। ताई का बिल्लियों जैसा रोना रुदना सुना नहीं जाता था। छुट्टी के दिन मैं गोली की तरह सीधा उसके पास भाग जाता। बड़ी दादी एसरी वेहड़े में चारपाई पे लोई या रजाई लेके बैठी होती। मैं पास बैठता तो वो रजाई का पल्ला मेरे ऊपर दे देती, अपना हाथ मेरे सर और पीठ पे फेरती हुई दुआओं की बरसात कर देती। कहती, ठाकुर को 5 रुपए दे के मैंने तुझको लिया है। मैं पगड़ियां बढ़ती थी जीतो ठाकुर की, जल्दी जल्दी तगड़ा हो मेरा पुत। इस दौरान मुझे अपने पिंड की बुजुर्ग, मंथरी, पक्के रंग की, छुआरे जैसे झुर्रियों भरे मुंह वाली लंबड़नी भागो याद आती, जिसके कपड़े लत्ते मैले, पैरों में पुरानी छित्रियां और हाथ में सोंटा होता था। वो हमारे घरों की तीवियों कुड़ियों के साथ कुछ फासला बना के और अपने कपड़े समेटते हुए बात करती। रास्ते गली में खेलती न्यानियों में से जब किसी जने का उससे हाथ छू जाता तो वो झट डंडा मार देती और गालियां उलाहने अलग। वो फिट हो जाती। मैं सोचता, बड़ी दादी को तो कुछ नहीं होता, ये भी तो जट है, मुरब्बा जमीन है। हमारे पिंड वाले तो रड़ा टहली को काही के लिए गड्ढे लेके जाते आते रहते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा करते हैं।
बड़ी दादी इतना लाड करती कि मेरा दिल अपने पिंड आने को ना करता। फिर ख्याल आता, हमारे पिंड में ऐसा पानी और ऐसी हवा ज्यादा बहती है। सहज ही भाइये का जवाब मिलता, सोहलपुर सारा पिंड तो अमलियों का है। वो खुशियां नहीं अपनी बरादरी का। उसके घर से डोडे मांग लाते हैं सब जने अड़े थोड़े को। उनकी एक दूसरे बिना गर्ज पूरी नहीं होती, तो उन्होंने क्या किसी के साथ भेंट करनी है। मेरे इस उधेड़ बुन के धागे तभी खत्म होते जब ताई चाय का गरम गरम गिलास मेरे हाथ में थमाती। ताई मुझे कभी रोटी पे गुड़, राब, शक्कर, मक्खन रख के देती और दाल दही या साग अलग। अचार को जी करता तो मैं रसोई के साथ वाली कोठरी में रखी चाटी में से एक फांक निकाल लाता। वो मुझे अपने झूठे भांडे धोने या मांजने न देती। ताई मेरे साथ पहले ही अंतों का मोह करती थी। कई बार वो अपनायत भरे तरले से मुझसे कहती, छुट्टी वाले दिन मेरे पास आ जाया कर मेरा पुत, मेरा जी लगा रहता है। उसकी दुखती राग का मुझे थोड़ा थोड़ा पता था। वो मुझ में अपने मर चुके बेटे और बेटी को ढूंढती थी। वो कपड़े धोती तो मैं हौले हौले नलका खींचता रहता। बात क्या, वो कोई भी काम करती मुझे अपने साथ रखती। मैं भी उसके पीछे पीछे यूं फिरता रहता जैसे बकरी के पीछे मेमना। तीसरे पहर को घर जाने लगता तो कहती, पुत अपनी बीबी से कहना मिल जावे। तार के ब्याह की आई आई, फिर तेरे ताई के मसूस पे आई थी, कहना जल्दी चक्कर लगाए। अपने पिंड को जाते हुए मेरे कदम जैसे भारी हो जाते। सोचता, हम ताई के घर के पास को उठा डाल लें, माधोपुर से न रोज आना पड़े न जाना। मैं घर पहुंच के बताता कि ताई ने आज क्या क्या खाने को दिया। माँ हाथ जोड़ के दुआ करने के लहजे में कहती, रब तेरी ताई की झोली भी भरे। तब लड़का हुआ तो उसे जलोधर हो गया, नहीं बचा। लड़की हुई तो इसी तरह देखते देखते हाथों से चली गई। अब रब निशानी दे तो उम्र लगा के देवे, भाइये ने माजरे समेत बयान दिया। जड़ बुनियाद के लिए रब आप ही बूटा लगाएगा। कर्मों की मारी के साथ पहले ही बतेरा अन्याय हो गया। मैंने बीच में टोक के पूछा, ताया उस दिन बुड्ढे बाबे के बारे में? उसने चाचे से बोतल के लिए पैसे मांगे थे, किसी के साथ दोसहरे पे पीनी थी। चाचे ने झिड़क दिया कि शराबों कबाबों के लिए मेरे पास पैसे नहीं। ये थी असल बात। फिर उसने अचानक कहा, अगर डॉक्टर सरदार सिंह मेरे साथ उसी वक्त चल पड़ता जब मैं गया था तो जीतने बच जाना था। मामा फिपड़े ही किए जावे, बस ये मरीज देख के चलते हैं अभी। ऐसे ही बूढ़ियों की तरह खेपन करते करते दोपहर कर दी, फिर कहे उम्र तो ऊपर वाले के हाथ में है। चकिया है बड़ा डॉक्टरी का। बंदे के हद बस में क्या है। अब सतगुरु जी देवे, मिल्कीत कौर का दुख थोड़ा घट जाएगा। माँ के दोहराने के लिए यही एक बात काफी थी। ताई की मौत के बाद उसके वारिस की बहुत बातें होती, जैसे हम जाड़े में निघ की बातें करते थे। और फिर नया साल चढ़ गया। एक दिन तीसरे पहर को भाइये ने सोहलपुर आके बताया, मिल्कीत कौर की गोद में लड़की है। रब बुद्ध दे देता तो। माँ ने थोड़ा अटक के फिर कहा, चलो रब उम्र लंबी करे। इन दिनों में कई कई दिन ताई के पास न गया। जैसे मैं अपनी माँ के जापे के वक्त इधर उधर खेलता रहता और उसकी चारपाई के पास ज्यादा ना जाता था। जिस दिन गया तो ताई ने मुझसे कहा, ये देख तेरी बहन आ गई है और 2 महीनों पे 5वीं पास करके गेगनबाल पढ़ने लगेगा। साथ देबी को भी खिलाया करना। देबी रुई जैसी नर्म, मोटी भुच्चर, भोली सी। मैं उसे गोद में उठाता, वो जवाब में खुश होके हुनकारे भरती। पास बैठी दादी राव गर्दन पीछे करके नस्वार की चुटकियां भर भर अपनी नासों में धकती। मैं जल्दी से उसकी बक्खी वाली जेब में से नस्वार की डिबिया निकाल लेता। दोबारा नस्वार सूंघने के वक्त वो जेब टटोलती। इतने में मैं छत पर चढ़ जाता। वो ऊंचा ऊंचा बोलती, दम ले दादे मराउनिया, मैं लेती हूँ तेरी खबर। बंदे का पुत्र बन के डब्बी दे दे। जवाब में मेरे नाचने कूदने के अंदाज को देख के वो हंसने लगती और उसके पोपले मुंह में सिर्फ जीभ ही हिलती दिखती। उसके चेहरे की झुर्रियां तब और संघी हुई दिखाई देती जब वो वेहड़े के ऊपर पूरब की तरफ मुंह करके, आंखों को सुकेड़ के, हाथों का बारी बारी छप्पर सा बना के ऊपर को मेरी तरफ देखती। वो इधर उधर डंडा टटोलती तो मैं होशियारी से सीढ़ी का एक एक डंडा उतर के हवेली को दौड़ जाता।
जरा देर बाद वो मुझे हाथ से इशारा करती और हाँक लगाती, अपने बाबे के लिए चाय ले जा मेरा पुत। मैं बम्बी और बाबे के आगे चाय का डलोर रखता, जिसके कब्बे जैसी निगाह पहले ही रास्ते पे होती। वो पोस्ट पानी में भिगो के मलता, परने में छानता और फिर आंखें मीच के एक सांस में चढ़ा जाता। निस्वार सूंघने के कारण हल्का सा लाखा भा मारती मूंछों पे झड़ के छोटी हो चुकी विरली सफेद काली और मैली दाढ़ी पे हाथ फेरता, मुझे समझाता, गुड, आगे से मुझसे चाय ना मांगना, न रास्ते में पीना, इसमें डोडे होते हैं, मैं फंसा हूं कहीं तू ना। फिर चाय के घूंट भरते हुए मत देता, मेहनत से सारे काम रास आ जाते हैं, यूं ही थोड़ा कहते हैं, दब के बाद ते रच के खा। चाहे मुझे अमल लगा हुआ है, पर मैं टाइम थोड़ा कमाता हूँ। बंदा जितने जोगा हो अपने काम में लगा रहे। भाव के गले और तीर के कपड़े अक्सर मैले होते। उकड़ू बैठ के वो कच्चे की जुएं मारता। उसके सर के काले सफेद बाल जटाओं में बदल के चप्पा चप्पा रह गए थे, जो जुओं और लीखों से भरे रहते। वो दोनों हाथों से कितनी कितनी देर खुजाता रहता और पोली सी बंधी हुई पगड़ी ऊपर को उठ जाती, जिसमें से आधी जटाएं बाहर को निकली रहती। वो हाड़ी सावनी ही नहाता, पिंडे पर पानी पड़ने से यूं डरता था जैसे काली घटा को देख के बकरी कांपने लगती है। बाऊ से मेरी दोस्ती हो गई थी। वो बड़ा भाई और मैं जानवरों के लिए चरही बाजरा गाचा बरसीन चटाला लोसन काटते, छोले मसर मेथी रवां सरसों सौंफ अलसी अरहर उखेड़ते और काटते, गन्ने छीलते, मिर्चों और प्याज की पनीरी लगाते, मूलियों शलजमों के बीज बोते, शकरकंदी की बेलें काट काट के बेचते, कमाद का बीज लगाते। इस सब काज के दौरान मैं कभी ना ओपता, क्योंकि बाऊ बाबा मुझे रामायण महाभारत की कहानियाँ और गुरुओं की दिलचस्प साखियाँ सुनाता रहता था। मेरे जी में आता कि उनको अपनी कॉपी में लिख लूं। काम करते करते बाऊ नस्वार की डिबिया खोल के दाहिने हाथ के अंगूठे और साथ वाली उंगली से चुटकी भर के नथनों के अंदर करके सांस जोर से अंदर को खींचता। इस दौरान उसे नशे की लहर में झोंक आ जाती। जब सुर्त में आता तो कहता, मेरा पुत, दबा के पढ़ा कर, घर का दलिद्दर चक हो जावेगा। मुझे लगता बाऊ पे जैसे कोई धर की बानी उतरी हो। मैं उसकी भूरी आंखों में झांक के मन ही मन में हंस के रह जाता। इस दौरान कई बार कोई रेह के दर्द का फांट कराने आता। बाऊ बाबा हाथ का काम छोड़ के कहता, गुड, वो डरेक के पत्ते तोड़ लिया। मैं पत्ते ला के थमाता तो वो रोगी की टांग को लगातार हिलाता और मुंह ही मुंह में बुदबुदाता। बाद में सलाह देता, एक बार और झाड़ा करा जाना, कौन सा मुंह लगता है, रब पे भरोसा रख, ठीक हो जाएगा। सच। आते हुए प्रसाद लेता आइयो। प्रसाद बांटते हुए बाऊ बताता, हमें तो बख्शिश है और हमारे हाथ में क्या, सतगुरु की कृपा है। उधर बड़ा बाबा हाँक लगाता, गुड, आजा, झूठे ले ले। मैं दुड़ंगे लगाता छलांग मार के सुहागे पे जा बैठता। वो बैलों को तेज करने के लिए उनके नथनों के रस्से झटकता और परेन ऊपर को उछाल के प्यार से थोड़ा ऊंचा बोल के कहता, तेरा बेड़ा तर जावे। झूठों के बहाने बड़ा बाबा कभी अपने साथ गड्ढे पे बिठा के आटा पिसवाने बहराम सरिश्ता ले जाता और कभी कभी गड्ढे के टायर को पंक्चर लगवाने के लिए भोगपुर को। मैं गड्ढे की मंजी पे और बाबा झूले पे जानवरों के रस्सों की नथें पकड़ के बैठता। पर गड्ढा हाँकने से पहले फौजी उसूल जरूर बरतता और कहता, गड्ढे की भंडारी की कुंडी अच्छी तरह से लगा दे, कोई रस्सा या दरांती खिसक के गिर ना पड़े। बड़ा बाबा कहीं भी जाता अपनी दूध जैसी सफेद दाढ़ी को संवार के बांधता, जो उसके भरवा गोरे चेहरे पे और फपती। उसकी हल्की बिल्ली किसी आंखें चमके मारती। वो हमेशा 707 नंबर की मलमल की बर्फ जैसी सफेद पगड़ी चुन चुन के बांधता। सफेद कुर्ते पजामे से उसके तन मन की सुंदरता और सियानापन और निखरे दिखते। उसकी चाल ढाल में फौजी जिंदगी की झलक साफ दिखाई देती। और बाबा अर्जन सिंह का सारे पिंड में और घर में बहुत मान सत्कार था। वो बहुत ना बोलता, ठहराव से बात करता। चाहे वो परिवार के जनों को डपटता छिड़कता नहीं था, पर उससे सब थर थर कांपते। उसके हुक्म का बिना किसी ढील के पालन होता।
मैं भी डरता और उसके सामने मुस्तैद होने का सवांग रचाता। जब बाबा मुझे किसी काम से घर को भेजता तो मैं देवी को खिलाने में रुझ जाता। चाहे मैं 8वीं 9वीं में आ गया था, फिर भी कभी वेड़े में घोड़ा बन के अपनी पीठ पर चढ़ा के झूटे देता, हंसाता, और कभी अथरा घोड़ा बन के उसे नीचे गिरा के रुलाता। ये तमाशा देखते हुए ताई दूर से ही कहती, और 1.5 2 साल गुड ने टांडे पढ़ने को चले जाना, फिर कौन खिलावेगा। वैशी जो है, दोनों आप सहेलियां बन जाएंगी। सोहरपुर से पलटते वक्त कंधे पे स्कूल का लटकता झोला और सर पे कुड़ब या बरसीन का गट्ठड़ होता। देवी और ताई के बारे में आते हुए सोचता तो सर पे उठाया बोझ जरा भी महसूस न होता। मुझे ताई या दोनों बाबू की छोटी छोटी बुत्तियों की याद आती तो मैं मन ही मन में खुश होता। पर दादी के बोल मुझे चुभते। जब हवेलियों खेतों को जाते वक्त उसने मुझसे कहा था, कंधे पर रखी कही के साथ तो निरा जट लगे, और मुझे कई दिनों तक महसूस होता रहा कि दादी राव ने जैसे गाली दी हो। मैं मन ही मन में उससे नाराज हो गया था। टांडा कॉलेज में पढ़ना शुरू करने के कारण मेरा सोहलपुर आना जाना पहले ही घट गया। ताई और दोनों बाबे मिलने आने के लिए स्नेह भेजते, पर मैं अपने ही नए बखेड़ों में जुटा रहता। कभी कोई दरबार सुनने तो कभी कॉलेज की किसी सरगर्मी में। जब साथ के लड़के बताते, एनएसएस के कैंप में बड़ी मौजें हैं, एक बार चल तो सही, तो मैं भी बीए पार्ट 2 के इम्तिहान के बाद मोटका गुरुद्वारा टाहली साहब के पास लगे कैंप में शामिल हो गया। 2 3 दिन जोरदार मींह बरसता रहा। मैं पिंड होके आता हूँ। मींह हल्का हुआ तो एक सुबह को मेरे पिंड के और मेरे दोस्त ध्यान ने कहा। वो छुटपुटे के वक्त लौट आया। आते ही बताने लगा, गुड, तेरा भाया मिला था, कहता था उसे बता देना कि चौथ चाचा अर्जुन गुजर गया, कहता था दिमाग की नाड़ फट गई थी। ये सुनते ही बाबा मुझे सुबह को छोटे से पीपल तले चारपाई पे बैठा गटका खोल के जप जी और शाम के वक्त रहरास पड़ता दिखाई देने लगा। कभी वो हमारे पिंड आके हमारी ठेके की कनक की बोरियां गाहने के लिए फल्ला डालता, कभी गिरे कच्चे कोठे के लिए मिट्टी के गड्ढे ले आता, जानवरों को हाँकता, कभी भाइये के लिए अपने खेतों में उगाए दबाए और सुखाए तंबाकू का गड्ढा ले आता, और फिर मेरे ताए दीवान की बैठक में रम के ग्लास पीता और बातें करता सुनाई पड़ता। दबान, ये देख, मेरे खब्बे गुट में से गोली गुजर गई थी पर रफल नहीं छोड़ी। पनामा नहर पार कर रहे थे तब, पहली जंग में। ताया भी खुश होके बताता, हम सीआरपी वाले भी मेजवियों पर बड़ी लठ फेरते हैं, पर मजाल है कि वो अपने किसी बंदे का भेद दे दे। फेजू बड़ी चीज है। बाबा मुझे कभी किसी से बातें करता और कभी चारपाई पे बैठा सन निकालता हुआ या धोनी सेंकते बंदे को बयान देता दिखता सुनता। ये बराम वाली भोर से ब्यास पिंड की बेड़ी बंधी मेरे बाबे ने देख रखी है। मरा हुआ बाबा मुझे और अच्छा लगने लगा जब मेरी आंखों के सामने उसका दिया हुआ सफेद लट्ठे का कमीज पजामा घूम गया। मुझे 8वीं में पढ़ते को ये कपड़े बाबे ने अपनी गुरधाम यात्रा के बाद खरीद के दिए थे, क्योंकि मैं बाबू बाबे के पास 20 22 रात लगातार हवेली में सोया था। मैं कैंप से आया तो भाइये ने बात छेड़ी, ये घर के सामने वाली एक मरला जगह लेके दे गए अब चाचा। गुड के लिए फीस या पैसों की जरूरत होती तो चाचा कहता, जितने चाहिए अलमारी में से ले ले, बाकी संभाल के रख देना। भाइये ने रुक के फिर बताया, जब चाचे से मैंने उसके एहसानों की बात करनी तो उसने कहना, ठकुरा, तुमने सेड़ों खोद के हमें माला माल कर दिया। पहले हमारे खेतों में बींडे बोलते थे, दाना पक्का खाने जोगा भी मुश्किल से ही होता था। अब 100 125 बोरी कनक की मंडी में डालते हैं। ये तुम्हारा मेहनत का प्रताप है, हम जन्मों तक तुम्हारा देन नहीं दे सकते। भाइये के ये किस्से अमुक थे। चाचे का बाघ जैसा मुंह खुशी से उस वक्त और लाल हो जाता जब हवेली को बांधते हुए पहले 2.5 गुप की तोड़ी में से निकले मोम जामे में बंधे 100 100 के नोट उसे थमाए, जिनका उसे ख्याल भी नहीं रहा था। पैसे थामते हुए चाचे ने कहना, ईमानदारी के कारण जमीन आसमान बंधे हुए हैं भाई, नहीं तो पहले वाली बातें अब कहाँ। तभी ठाकुरा, मैं कहता हूँ कि गरीब 2 से दाने ज्यादा भी ले जावे तो क्या फर्क है,
तुम कौन सा हमारा हक रखते हो? घर की तरह टूट टूट के सारा दिन काम करते हो। तुम्हारे होते हमारी औलाद हमें बहुत याद नहीं आती। हमारा दुख सुख तो तुम देखते हो। दुनिया यूं ही मोह में फंसी हुई है, मैं मेरी में। इस दौरान मेरे ताई के बेटे कहते, अच्छा हुआ बुढ़ा सारी जमीन बाऊ के नाम करा गया, अब आप ही जैसे मर्जी बांटे। चाचे भतीजे की अच्छी गुजर गई, यूं कहिए। बाऊ का भी चल चलाव है, अब क्या पता किस वक्त क्या हो जावे। मेरे ताई के बेटे मंगी ने मुस्तकबिल की तरफ निगाह मारी। उसका भी हयाव टूट गया है अब, देखने में ही चलता फिरता लगता है। भाइये ने अपनी महसूस की हुई बात कही। हमारी भी अच्छी निभ गई, ना कोई बोली ना उलाहना। देख लो कि साग पट्ठा गन्ने छलियां जैसे मर्जी काट के ले आओ। कोई ब्याह भांडे जाना होवे तो पट्ठे कुतर के पिंड छोड़ जाते रहे हैं। कनक काटने वालों के पास शाम को कभी नहीं आए, जितनी मर्जी भरी डाल के ले आओ। भाइये ने हुक्के का कश भरने के बाद फिर कहा, तभी वहां के उनके जट भाई झुंझुलाते हैं, कहीं ठाकुर का मुख्तार बना रखा है। बात तो सही है कि फसल बाड़ी का लेन देन मैं करता हूँ। लोहारों, तरखानों, झेरों और बाजीगरों को मैं भरी चुकाता हूँ। मुरंडा मैं छोड़ता हूँ, चाहे दो मरले छोड़ूं। उसने जरा देर रुक के झूमते हुए फिर कहा, जो हमारे पास भी चार सियाड़ होते तो हमारा झट भी अच्छा गुजर जाता। जिट्टों की तरह हारे घर भी कनक के बोहल आते। नलोइयों और लंबड़ों जैसे पूछने आया करते, कभी गन्ने छल्ली के लिए, कभी पट्ठों तो कभी किसी शय के लिए। ये बातें सुनते हुए मुझे बड़ा बाबा बाऊ कनक को बम्बी का पानी लगाते हुए दिखते। मुझे याद आता कि उन्होंने हमें कभी नहीं रोका। जब दीबा, ताए अजीत का भतीजा और लश्कर सिंह पटवारी का बेटा और मैं ठंडे ठंडे बरसैन चटाले पर कुश्ती लड़ते, तो दीबा मोटा सा और फोसड़ था, पर तब भी वो मुझे कभी कभी ढा के खुश हो लेता था। दीबा और मैं एक ही जमात में और उसका बड़ा भाई बंदर और मेरा बड़ा भाई एक जमात में पढ़ते थे। ये लड़ी तभी टूटती जब भैया हुक्म करता, गुड, चिलम में आग धर दे। लो भला बताओ, मैंने तो हंसी में स्नेहा भेजा था कि गुड एफसीआई में लग गया और लड्डू भी नहीं खिलाए। ताई ने कहा जब मैंने उसके पैरों को हाथ लगा के उसे मिठाई का डब्बा थमाया। फिर कहने लगी, और तरक्कियां करेगा पुत, पिछले की याद ना भुला देना, अपनी बीबी भापे का ख्याल रखना। दादी राव ने अपना सोंटा ऊपर को उठाते हुए कहा, दादे मराउनिया, आ गया चेता अब हमारा। मुझे लगा मैं दादी के लिए अब भी छोटा हूं, जैसे उसकी नस्वार की डिबिया निकालने छुपाने के वक्त था। क्यों टटर करने लगी है, पहले चाय पानी तो पिला ले, बाऊ बाबे ने कहा। मैं आता रहूंगा दादी। अच्छा, मैंने 5 मन्नतें मान रखी हैं दिल्ली के बंगला साहब गुरुद्वारे में। बिरजू वही है, तू मुझे ले चल। दादी, जब मर्जी चली चल। बीच में टोकते हुए ताई बोली, गुड, देख देवी कैसी आग की तरह बढ़ी जा रही है। 7वीं में पढ़ती देवी ने हंस के सर झुका लिया। यूं मैं 2-4 महीनों में एक चक्कर ताई होरा को मिलने के लिए लगाता। हमारी नित की बातों में सोहलपुर का यह परिवार जरूर शामिल हो जाता। भैया किसी चिंता में बात छेड़ता, पटवारी अब भी आ जावे तो अच्छा, कुछ आसरा हो जाएगा। सारे तो घरों में बुढ़ियां हैं, कोई बंदा भी होना चाहिए। वैसे पटवारन मत्स्य संक्रांत को भोकियों में दिया जलाने आती है, तो उस बहाने राजी बाजी पूछ जाती है। बतावें, अब तो खैर से बंदर का काम भी विलायत में बहुत अच्छा चल रहा है। हुक्के का कश भर के नाल एक तरफ करते हुए फिर कहता, देशी देवी मुटियारे हुई समझो, चलो जैसे किसी की मर्जी, अपना तो कहना ही है। एक दिन मैं एफसीआई के दफ्तर से 3-4 दिन बाद घर आया ही था कि भाइये ने खबर दी, गुड, बाऊ गुजर गया। हला, कब? साथ ही मेरा एक लंबा सा हौका निकल गया। मी थोड़ा पड़ा है कहीं। बतावें कि बाऊ जानवरों वाले वरांडे में सो रहा था, वो गिर पड़ा और ये उसके नीचे ही पड़ा रह गया। दिन चढ़े पता चला। क्रियाक्रम पर गए थे। वो नाला बहुत चढ़ा हुआ था, कोई बताने ही नहीं आया। भोगपुर की तरफ पुल से होके आ जाते। मैं गया था आज, मिल्कीत कौर बता रही थी। भाया जी, हमने लंबड़ों से चैन वालों से बतेरा कहा, पर कोई गया ही नहीं। बाऊ बाबे की नाक की थोड़ी सी तिरछी नोक,
दाढ़ी को खुजाते हाथ और मोटे रस्से जैसे लड़ों वाली पगड़ी समेत उसका चेहरा मेरे सामने आ जाहिर हुआ। कभी वो मुझे लोहारों के कारखाने, रेडियो पर खबरें सुनता दिखता, जब पाकिस्तान से 1971 की लड़ाई छिड़ने वाली थी, और फिर खेतों में भाई होरा को बताता सुनाई देता, रूस ने भी अमेरिका को धमकी दे दी है कि अगर पाकिस्तान के बहाने भारत की तरफ मुंह किया तो हम हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठेंगे। बाऊ मुझे कनक मकई का बीज डालता और कभी मेथी, बरसैन, छटाले और सेंची का छिड़काव करता दिखता। कभी सेहरकों, कौवों, चिड़ियों, टिटीरियों, बगलों को डपट के उड़ाता और चूहों छछूंदरों से कमाद को बचाने के लिए उनके बिलों में खोरी को गुचमुच करके घुसेड़ता दिखाई देता। कभी आड़ की रैन हाथों पैरों से पोला पोला दबा के बंद करता। कभी मुझे नसीहत देता सुनाई देता, दबा के मेहनत किया कर, आप ही गरीबी चुक्की जावेगी, आगे से हो नहीं हाँ जी कहना है। बाऊ पापा मुझे कभी बताता हुआ दिखता, ये काला बटेरा है और वो तीतर है, पता चल गया फर्क का। ये काला पीला कमादी कुक्कड़ है, छोटी बड़ी लाल चिड़ियों में देख कितनी फुर्ती है। उस दिन बंद के पास देखा था, सांप और न्योला कैसे लड़ रहे थे। सच, आगे से तू सेह को इस तरह कहीं ना मारना, ना जाने कांटा खबो देवे। चलो तुम दोनों भाइयों ने मिलके गोह मार दी, पर वो तकला मार देती है, आगे से बच के रहियो। ये दो मुहियां बहुत निकलती रहती हैं अब। सारे जानवर पहाड़ से इधर आ गए हैं, रेते में बंद और खाला खुदने के कारण। इतने में एक से हमारे पास से उठ के दौड़ पड़ा था। मुझे पल भर बाद महसूस हुआ कि बाऊ मेरे साधारण विज्ञान को जैसे बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन अफसोस के लिए गया तो दादी कहने लगी, हम बहू सास दोनों रांड हो गई पुत, हमारा आसरा अब तुम हो। ले दादी, हम तुम्हारे पास ही हैं। मुझे लगा जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा सोहलपुर जाना बहुत घट गया था। पर ताई कहती, पुत, देवी के तुम ही भाई हो, ब्याही जावेगी तो जाते रहना। ताई के जज्बाती मोह और अपनायत के सामने मुझे यूं लगता जैसे मेरा ठोस शरीर किसी तरल का रूप धार गया हो। मेरी आंखें नम हो गईं। मुझे लगा अगर देवी का अपना सगा भाई होता तो ताई ने मेरे आगे मिन्नत सी नहीं करनी थी। मैं पल भर को सोच के रह गया कि समाज में लड़के की कितनी अहमियत, जरूरत और वक़्त है। मुझे झट भर बाद महसूस हुआ, ताई की देवी के बड़ा होते जाने की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान मार्च 1987 में मेरी बदली दिल्ली हो गई। चाहे अब मैं अपने पिंड से 400 किलोमीटर दूर रहता था, पर मुझे सोहलपुर वाले खेतों की फुट्टी, पौन काती मकई, नर्म कपास के गुलाबी सफेद फूल और फिर खिली कपास, छोटी से बड़ी हुई छलियां, खिले हुए गुलाब, लंबड़ों के कुएं की टूट गई माहिल के कारण दिखता कुएं का तला और बिजली की तारों से उल्टे लटकते मरे कव्वे सपनों में दिखाई देते। मुझ में फिर जज्बाती सा मोह जाग उठता और दिल्ली से मन उचाट हो जाता। मैं पिंडों को जाने के लिए बेचैन हो जाता। एक दिन गया तो ताई ने कहा, अच्छा हुआ तू दिल्ली चला गया, भैया जी ने बताया था कि तुझे अतवादियों ने घेर लिया था, वाहे गुरु ने बचा लिया। दादी बीच में टोकते हुए बोली, अच्छा पोत, मैं मरने से पहले बंगला साहब जाके सुखना लगाना चाहती हूँ। मीनू और मैं आ जाएंगे। जब मर्जी आओ दादी, वहां भी तो अपने घर ही जाना है। कोई 2 महीने बाद दादी और बुआ हमारे पास दिल्ली आ गई। जिस दिन 5वीं और आखिरी मसीहा नहा के आई तो दादी कहने लगी, लो पुत, अब मैं सुकून से मर जाऊंगी, अब जब मर्जी मौत आ जावे, मेरा ब्याह देख लेना, फिर चाहे मर जाना। मेरे मजाक से दादी ने फिर हंस के सोटा उठा लिया। और फिर अचानक घर से चिट्ठी आई, मलकीत कौर कल पूरी हो गई। उसे पढ़ते ही ताई से 2-3 महीने किया हुआ इकरार सवालिया निशान बन के मेरे दिमाग में तेजी से घूमने लगा कि मैं अपनी बीवी के साथ मिलने आऊंगा। पल के पल आंखों के आगे एक फिल्म सी चल पड़ी, जिसमें मुझे कई पुरानी बातों के मंजर दिखने लगे। मैं कभी ताई के साथ इसकी सुसान वाली बहन तो कभी घड़ी वाली बहन के घर देवी को गोद में लिए जाता दिखाई देता। कभी ताई झोला मुझे पकड़ाती और देवी को खुद ले लेती दिखती। कभी कहती सुनाई देती, गुड, तू और बिरजू इस नए घर की दीवार पे अपने ताई का नाम सोना सा करके लिख देना। कभी कहती, गुड, देवी को डांट बता के जाना,
सारा दिन खेलती रहती है, पढ़ती नहीं। खैर से अब 8वीं में आ गई है। मैं पिंड गया तो भैया कहने लगा, अब वहां किसके पास अफसोस के लिए जाएं? तूने हमसे कर लिया, बस ठीक है। बहुत बीमार थोड़ा ही हुई थी, छोटे मोटे रोग तो देह को लगते ही रहते हैं। किसे पता था कि इतनी जल्दी उसका अंजल मुक जावेगा। भाइये ने पल भर रुक के कहा, बतावें मलकीत कौर ने बतेरा जोर लगाया कि बंद के साथ वाली कुतर हमें चारे घास के लिए दे दें, पर उसकी चली नहीं। चलो, मलकीत कौर अच्छा धर्म का निभा गई जीत के साथ। भाइये की सलाह के बावजूद भी मैं सोहलपुर गया। जिस घर में बेशुमार रौनकें और लहरें बहरे थीं और जिसके दरवाजे हमारे लिए सदा खुले रहते थे, वहां कुंडा ताला लगा हुआ था। गली में घास उगाई थी। हवेली की तरफ देखा तो उसके कमरे गिरे पड़ रहे थे, पर बाबे के हाथ का लगाया हुआ पीपल अब काफी बड़ा और मोटा हो गया था। हवेली के वेहड़े की तरफ जाने को जरा जी ना किया, क्योंकि वहां ऊंची ऊंची भांग, गाजर बूटी और जोंखरा दूर ही से दिखाई दे रहे थे और उजाड़ में बदल चुका वेहड़ा भाई भाई करता सुनाई दे रहा था। अब जब मेरे रुएं रुएं में रचे इस जट परिवार के मोह प्यार का ख्याल आता है तो मुझे लगता है जैसे वो हमारी जिंदगी के मारूथल में बहता दरिया हो, जिसके सदके थोड़ी थोड़ी हरियाली भा मारने लगी हो।